इतिहासकार जॉर्ज संतायाना ने कहा था, जो लोग अपने इतिहास को याद नहीं रख सकते वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। नमस्कार और कश्मीर के इतिहास पर हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1931 और 32 की, कश्मीर के इतिहास के कुछ अहम पर हाँ काफी जटिल सालों की। जी, और इसके लिए हम देख रहे हैं द प्रिंट में छपा एक लेख जो इन घटनाओं का विश्लेषण करता है। हाँ बिल्कुल। और ये मौजू आज फिर से अहम हो गया है क्योंकि हाल ही में 13 जुलाई 1931, जिसे शहीदी दिवस के तौर पे मनाया जाता था, उसे छुट्टियों की लिस्ट से हटाया गया है। सही। और उसकी जगह महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन को छुट्टी घोषित किया गया है, तो इसने पुरानी बहसों को फिर से हवा दे दी है, कह सकते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद आज यही है कि इन घटनाओं की जड़ें क्या थीं, मतलब सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक पहलू क्या थे, और उनकी विरासत आज भी क्यों मायने रखती है। खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना अहम है कि इतिहास कैसे वर्तमान को शक्ल देता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 13 जुलाई 1931 की। इसे अक्सर चिंगारी कहा जाता है, तो इसके पीछे माहौल क्या बन रहा था? देखिए, माहौल पहले से ही तनाव वाला था। एक तो जम्मू सेंट्रल जेल में कुरान के कथित अपमान की अफवाहें थीं। अच्छा। फिर श्रीनगर में कहीं कुरान के फटे पन्ने मिले, और इसी बीच एक शख्स हैं अब्दुल कदीर, उन पर देशद्रोही भाषण देने का इल्जाम लगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जी। तो 13 जुलाई को उनके मुकदमे का दिन था और जेल के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई थी। और फिर वहां गोलीबारी हुई। हाँ, महाराजा हरि सिंह के सैनिकों ने भीड़ पर गोलियां चलाईं। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 22 प्रदर्शनकारी मारे गए। ये एक बहुत दुखद घटना थी। यकीनन। और इसका असर भी आगे तक गया। खबरें थीं कि जब लोग शव ले जा रहे थे तो महाराजगंज में कुछ दुकानों में लूटपाट हुई। हाँ, रिपोर्टों के मुताबिक वो दुकानें हिंदुओं की थीं। और दूसरी तरफ ये भी आरोप लगे कि बाद में सैनिकों ने मुसलमानों के घरों पर हमले किए। तो ये हिंसा का एक दुखद चक्र शुरू हो गया। बिल्कुल। लेकिन ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा चिंगारी, तो बारूद पहले से जमा था, ये अचानक नहीं हुआ। हाँ, और वो बारूद क्या था? वो कौन से तनाव थे जो अंदर ही अंदर पनप रहे थे? एक तो डोगरा शासन को लेकर शिकायतें थी, है ना? जी बिल्कुल। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसे कह सकते हैं सांप्रदायिक राजशाही की तरह देखा जाता था। मतलब ये धारणा थी कि वो मुस्लिम प्रजा के मुकाबले हिंदू हितों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी दिए जाते हैं, जैसे गायवध पर सख्त सजा। हाँ, 10 साल की कैद, या फिर अगर कोई मुसलमान बन जाए तो उसे पैतृक संपत्ति से अधिकार खोना पड़ता था। ये तो साफ तौर पर भेदभाव वाले कानून लगते हैं। जी। फिर आर्थिक कारण भी थे। इतिहासकार चित्रलेखा जुची बताती हैं कि 1920 के दशक की जो महामंदी थी, हाँ, ग्रेट डिप्रेशन, उसका असर कश्मीर पर भी पड़ा। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, चीजों के दाम गिरे, किसानों की हालत खराब हुई। और साहूकारों ने जमीनें लेनी शुरू कर दी। हाँ, ये नहीं हुआ, शहरों में भी बेरोजगारी बढ़ी, तो आर्थिक तंगी से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। तो मतलब ये सिर्फ धर्म या राजनीति का मामला नहीं था। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी आर्थिक मुश्किलें भी एक बड़ा फैक्टर थीं। निश्चित रूप से। और इसी आर्थिक बदहाली के बीच एक राजनीतिक चेतना भी जाग रही थी। हाँ, जैसे शेख अब्दुल्ला और दूसरे पढ़े लिखे नौजवान मुसलमान सामने आ रहे थे। जी, वो नौकरियों में, प्रशासन में ज्यादा हिस्सेदारी मांग रहे थे। 1930 में जब गांधी जी गिरफ्तार हुए तो कश्मीर में हड़ताल हुई थी। ये दिखाता है कि लोग अब राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक हो रहे थे। और नौकरियों में असमानता का जिक्र भी आता है। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर ऊंची सरकारी नौकरियों पर हिंदू या सिख थे। हाँ, इयान कोपलर ने लिखा है कि गजेटेड पोस्ट में लगभग 78% हिंदू सिख थे, जबकि मुस्लिम सिर्फ 22% के आसपास। हालांकि आबादी में वो ज्यादा थे। मीरपुर का उदाहरण है, वहां 10 में से 9 पटवारी कश्मीरी ब्राह्मण थे। अच्छा, और क्या बाहरी ताकतों का भी कोई रोल था इसमें? कोपलैंड इसका भी जिक्र करते हैं। पंजाब से कुछ राजनीतिक समूह जैसे अहमदिया और मजलिस-ए-एहरार, वो भी कश्मीर के इस असंतोष में भूमिका निभा रहे थे। उन्हें हवा दे रहे थे, कह सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक। बल्कि शेख अब्दुल्ला को शुरुआत में अहमदिया समुदाय से कुछ माली मदद भी मिली थी, ऐसा कहा जाता है। और एक और बात, मीरवाइज के पद को लेकर भी एक अंदरूनी झगड़ा चल रहा था, उसने भी तनाव बढ़ाया। तो इतने सारे फैक्टर्स थे। जब हालात इतने बिगड़े, खासकर 13 जुलाई के बाद, तो सरकार ने क्या किया? सरकार की प्रतिक्रिया काफी सख्त रही। सितंबर 1931 में शेख अब्दुल्ला और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद तो विरोध और बढ़ा होगा। बिल्कुल। और प्रदर्शन हुए जिनमें और जाने गईं। श्रीनगर में, अनंतनाग में, शोपियां में पुलिस पर हमला हुआ। और फिर मार्शल लॉ। हाँ, मार्शल लॉ लगा दिया गया। लोगों को मजबूर किया गया कि वो शाही रंग के रोजेट पहने। 100 से ज्यादा लोगों को सरेआम कोड़े मारे गए। ये तो काफी दमनकारी कदम थे।
जी, विरोध जम्मू और मीरपुर जैसे इलाकों में भी फैला। लोग धार्मिक आज़ादी और नौकरियों में बराबरी की मांग कर रहे थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, कर्टनी लैटिमर, उन्होंने एक बड़े विद्रोह की आशंका जताई थी। तो इन सब घटनाओं की विरासत क्या है? आज हम इसे कैसे समझें? क्या ये बस एक सांप्रदायिक मामला था? नहीं, ये इतना सीधा नहीं है। इसकी विरासत जटिल है। ये सिर्फ एक धर्मनिरपेक्ष विद्रोह भी नहीं था और ना ही सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा। हाँ, ये उस राजशाही के खिलाफ एक प्रतिक्रिया जरूर थी जिसे बहुत से लोग सांप्रदायिक मानते थे। और धर्म ने लोगों को एकजुट करने में भूमिका निभाई? बिल्कुल, धर्म ने राजनीतिक चेतना जगाने में, लोगों को गोलबंद करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन ये भी सच है कि इसने सांप्रदायिकता के बीज भी गहरे किए। क्या इसका कोई सकारात्मक नतीजा भी निकला उस वक्त? हाँ, कुछ हद तक। इस पूरे संकट और दबाव के बाद राजनीतिक सुधारों की जरूरत महसूस की गई। कश्मीर में पहली बार एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, प्रजा सभा। हालांकि उसमें वोटिंग अधिकार सीमित थे। हाँ, बहुत सीमित थे, लेकिन ये एक शुरुआत थी। मुसलमानों को शिक्षा और नौकरियों में कुछ रियायतें भी मिली। और इसी दौर में शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाकर कांग्रेस के करीब आए, जिसका असर बाद में भारत में विलय पर भी पड़ा। और आज जो ये शहीदी दिवस हटाने का विवाद है, इसे इस लंबे इतिहास की रोशनी में कैसे देखा जा रहा है? लेख के मुताबिक बहुत से लोग इसे इतिहास के एक खास हिस्से को, एक खास नैरेटिव को मिटाने की कोशिश की तरह देख रहे हैं। उनका मानना है कि इससे कश्मीरी मुसलमानों में शायद अलगाव और बढ़े। हाँ, और जो पहचान, धर्म और जो पुराने जख्म हैं, उन पर एक खुली बातचीत और मुश्किल हो सकती है। तो कुल मिलाकर 1931-32 की घटनाएं महज एक दिन का किस्सा नहीं थीं। वो गहरे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तनावों का नतीजा थीं, जिनकी विरासत आज भी हमारे सामने है। मिलीजुली विरासत है। बिल्कुल। इसने कश्मीर में राजनीतिक बदलाव की नींव रखी, भारत से जुड़ाव का रास्ता खोला, लेकिन साथ ही सांप्रदायिकता की खाई को भी गहरा किया। और ये दिखाता है कि इतिहास को चुनिंदा तरीके से याद करना या मिटाना कितना संवेदनशील मुद्दा है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा, खासकर अगर आप यूपीएससी या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके जो भी सवाल या विचार हों, कमेंट्स में बताएं। और हाँ, एक सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। किसी भी समाज के इतिहास के कुछ अध्यायों को कम करके आंकने या उन्हें मिटाने की कोशिशों का उस समाज के भविष्य और मेल मिलाप की संभावनाओं पर क्या असर पड़ता है, इस पर जरूर सोचिएगा।